पति पत्नी अपने पास 1 लाख रुपए लेकर एक चाय वाले के पास जाते हैं जो कि स्टेशन पर चाय की दुकान लगाया करता है। वहां पर जाकर जैसे वो उसके सामने जाते हैं तो वह कहता है कि हाँ जी बताइए साहब क्या बात है। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि राजू भैया क्या मुझे भूल गए, मैं भावना हूँ। इस बात को सुनकर जो चाय वाला होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा आपको मैं अब भी याद हूँ क्या। तो वो कहती है कि हाँ याद क्यों नहीं होंगी, अगर उस दिन आप ना होते तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती। यहाँ पर जो राजू होता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि बताइए आप क्या खाएंगे पीएंगे, मैं आपके लिए वही मंगा देता हूँ। लेकिन तभी जो पत्नी है वो कहती है कि नहीं हमें कुछ खाना पीना नहीं है भैया, हमें ना कि आपसे एक काम है, आप ऐसा करो ये 1 लाख रुपए लो और अपना हमारी बेटी की शादी है फलाने दिन और वहाँ पर मामा का फर्ज निभाने के लिए आ जाना क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो नाराज हो गए हैं। लेकिन इसके बाद जो वो चाय वाला होता है वो कहने लगता है कि अरे अगर भांजी की शादी है और उसमें मामा का फर्ज निभाने के लिए आप मुझे बुला रहे हो तो इन पैसों को मुझे क्यों दे रहे हो, मैं मामा का फर्ज निभाऊंगा बड़ी धूमधाम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी जो भावना होती है वो कहने लगती है कि लेकिन आपकी हालत, तो वो कहता है कि अरे ये तो जो काम मैं फिलहाल कर रहा हूँ ये तो शौक के लिए कर रहा हूँ, वैसे मेरे जो बच्चे हैं वो अब अच्छी तरह से कमाया करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मेरा तो मन यहीं पर लगा रहता है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से काम किया है ना, लगभग 30 से 35 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो मन नहीं लगता इसके बिना। आप चिंता मत करो, आप बस केवल मुझे जगह बता दो कहाँ पर आना है और मैं अपने आप आ जाऊँगा। उसके बाद वो लोग तो वहां से चले जाते हैं और मामा का फर्ज निभाने के लिए वो चाय वाला वहां पर धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ पहुंच भी जाता है। लेकिन कुछ रिश्तेदार जो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह उस महिला के भाइयों को जानते थे और कुछ ऐसे भी थे जिनकी वजह से उसके भाई उससे नाराज बैठे हुए थे। तो वो लोग कहने लगते कि ये कौन है और तुम्हारे भाई क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर जब ये कौन है वो वर्ड सुनते हैं तो उसके बाद दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि सबको इसके बारे में बताएंगे। और जैसे ही जो भावना है वो उसके बारे में सबको बताती है तो सभी लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या थी उनकी ऐसी कहानी और किस वजह से पति पत्नी उसे मामा का फर्ज निभाने के लिए यहाँ पर बुला रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला होता है मथुरा और मथुरा जिले के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है भावना। अब जो भावना है उसकी शादी दिल्ली में हो जाती है। भावना बड़ी खुश होती है कि भाई मेरी शादी दिल्ली में होगी और उसके बाद वह दिल्ली में शादी करके अपने पति के साथ दिल्ली में ही रहने लगती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद घर छोटा था, छोटे घर के अंदर ज़्यादा लोग थे और काम भी इस तरह का हुआ करता था क्योंकि वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो इसी वजह से घर के अंदर ज़्यादा स्पेस भी नहीं था। तो यहाँ पर जो भावना होती है वो अपने पति से थोड़ी सी परेशान हो जाती है और बार बार उससे शिकायतें किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इन बातों को यानी कि जब भावना की शादी को लगभग 2 से 3 साल बीत जाते हैं और अभी तक उनकी ज़िंदगी में कोई खास खुशियों का समय नहीं आया था, तो भावना को लगने लगता है कि इससे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उसके बाद फिर से एक दिन वो उससे लड़ाई कर देती है। जब वो उससे लड़ाई करती है तो उसके बाद जो भावना होती है वह जब लड़ाई करने लगती है तो उसका जो पति होता है वो उससे कहने लगता है कि अरे ऐसे खामा लड़ाई क्यों कर रही हो। लेकिन वो बात को आगे बढ़ाती चली जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि पति को गुस्सा आ जाता है और वह भावना पर हाथ उठा देता है। अब इतने सालों बाद पहली बार पति ने उस पर हाथ उठाया था, तो उसके बाद जो भावना होती है वह रूठकर अपने मायके जाने का फैसला करती है। और आज पहली बार, क्योंकि जब से शादी हुई है या तो पति उसे लेकर आया करता है या फिर उसका भाई उसे लेकर जाया करता है, इस तरह का कारोबार चल रहा था। लेकिन आज जो पत्नी है वो रूठकर अकेले ही वहां से घर तक के लिए ट्रैवल करने लगती है। क्योंकि बात ऐसी थी कि जो पति था वह तो नाइट की ड्यूटी पर निकल गया था उससे 2-4 बातें कहकर, लेकिन उसके बाद भावना से रहा नहीं जाता और वह वहां से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आती है और एक ट्रेन के अंदर बैठ जाती है जो कि मथुरा की तरफ जा रही थी। उस पर लिखा भी हुआ था मथुरा, तो वह सोचती है कि ट्रेन मथुरा ही जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा, इसी में बैठ जाती हूँ। ऐसा सोचकर वह उस ट्रेन में बैठ तो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि जीवन में पहली बार वो ट्रेन की रात यात्रा कर रही थी और रात का समय भी था। तो वो सोचती है कि कहीं उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए और ये डर उसका कुछ ही देर में हकीकत में बदल भी जाता है क्योंकि एक व्यक्ति जो कि उसी डिब्बे में आकर खड़ा होता है, उसके साथ एक और व्यक्ति था और वो जैसी भावना को देखता है तो देखते समझ जाता है कि पहली बार यहाँ पर ट्रेवल कर रही है और इसी वजह से अब धीरे धीरे करके उसके नज़दीक आता है
उसकी तरफ घूर घूर कर देखता है और जब भावना की तरफ देखता है तो भावना और भी ज्यादा डर जाती है और इस डर को वो महसूस कर लेता है कि भाई डर रही है और भी इसे डराते हैं। ऐसा सोचकर वह उसके आसपास इधर उधर घूमने लगता है और अपने दोस्त को भी बता देता है। यहां पर वो लोग फोन करते हैं और फोन करके 2 लोगों को और बुला लेते हैं। अब जो भावना होती है वह इस बात को देखकर, यानी कि वो देख रही थी कि फोन करके लोग आए हैं, लोग आने के बाद यह मेरी तरफ इशारा कर रहा है आंखों आंखों से, और उसके बाद वो लोग भी मेरे चारों तरफ आकर खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे करके जैसे लोग उठते जाते हैं तो वो उनकी जगह लेते जाते हैं और जैसे ही ये ट्रेन लगभग फरीदाबाद पहुंचती है, ओल्ड फरीदाबाद, तो उस समय जाकर जो स्टेशन आता है ओल्ड फरीदाबाद का, वहां पर आते ही ये 4 से 5 लोग हो गए थे और 4-5 लोग उसे अब कह देते हैं कि भाई या तो चुपचाप हमारे साथ चल दे वरना तेरे साथ यहीं पे बहुत गलत हो सकता है। अब इस बात को सुनकर रात का समय था, ज़्यादा कोई लोग ट्रेन में नहीं थे, घबराई हुई वो पहले से ही थी, तो इसी वजह से वह उनके साथ चलने के लिए मजबूर हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे। वो स्टेशन पर वो उसे उतारने लगते हैं, लेकिन वहीं पर एक राजू चाय की दुकान होती है। जब वहां से निकलते हैं तो थोड़ी आगे एक पुल बनता है, तो पैदल पैदल वो उसे अपने साथ ले जा रहे थे। उनके पास तेजधार हथियार भी थे। तो इसी वजह से जैसे वो वहां पर जाते हैं पुल के नीचे, तो वहां पर चाय की दुकान होती है और चाय की दुकान पर जब राजू इन लोगों को देखता तो देखते पहचान लेता है, क्योंकि वह काफी दिनों से यहां पर काम कर रहा है और उसे पता है कि ये लोग ऐसे लोगों के साथ गलत किया करते हैं। और जब उस महिला को देखता है, यानी कि जो भावना थी, वह डरी सहमी सी उनके साथ जा रही थी, तो उसके बाद राजू एक ही अंदाजा लगाता है, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं चल रहे थे जैसे उन्होंने उसे घेर रखा हो। वो कहता है कि सुनाइए दीदी, कहाँ जा रही हो? अभी अभी भैया से मुलाकात हुई थी, क्या वो आपसे नहीं मिले? अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो भावना है वो तो हैरान होती है, लेकिन वहाँ पर जो 4-5 लोग थे जिन्होंने उसे घेर रखा था, वो सोचने लगते हैं कि भाई ये तो इसका कोई जानकार निकल आया और इसका जो भैया है वो भी अभी यहीं पर है, तो कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। और इसी वजह से जो राजू होता है वह भावना के पास पहुँच जाता है और भावना के सामने खड़ा हो जाता है। भावना रुक जाती है और वो 4 लोग यहाँ से 5 लोग यहाँ से आगे चले जाते हैं। अब जैसे वो लोग जाते हैं तो उसके बाद भावना भी सहज होती है और कहने लगती है कि भैया आप कौन हो और आपने मुझे दीदी क्यों कहा है? तो उसके बाद जो राजू है वो कहने लगता है, दीदी ये जो लोग थे ना, ये आपके साथ बहुत गलत कर देते, मैं इन्हें जानता हूँ, ये रोज़ ऐसे ही किया करते हैं, 30 दिन का इनका काम है और कोई भी अगर गड़बड़ हो जाती तो ये थाने भी चले जाते हैं, यानी कि जेल काटने के बाद फिर से आ जाते हैं और फिर से ही उल्टे सीधे काम करने। आप खुशकिस्मत हो जो मुझे आप दिख गई, वरना आपके साथ न जाने क्या क्या हो जाता। यहाँ पर जो भावना है वो भी समझ जाती है और उसके बाद अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता लिया। उसके बाद जो लड़का है वो पूछता है कि कहाँ जा रही हो बहन, यहाँ पर कैसे फंस गई इनके चक्कर में? तो उसके बाद वो कहती है कि मैं पहली बार घर से निकली हूँ और ऐसे ऐसे जा रही हूँ, मुझे मथुरा जाना है। अब इस बात को सुनकर वो कहते हैं कि ऐसा करो, अपने भाई के पास फ़ोन कर लो या अपने पति के पास फ़ोन कर लो। तो वो कहती है कि पति से तो मैं नाराज़ हूँ, इसी वजह से आई हूँ। तो वो कहता है कि देखो मेरी चाय की दुकान है यहाँ पर पुल के नीचे और आप जब तक चाहो जब तक बैठी रह सकती हो, लेकिन अपने भाई को बुला लो, वरना ऐसे लोग हर जगह घूमा करते हैं। इस बात को सुनकर जो भावना है उसका फ़ोन लेती है और फ़ोन लेकर अपने भाई को फ़ोन कर देती है। अब उसके बाद जो उसका भाई होता है वह जब फ़ोन उठाता तो कहता है कि दीदी अगर आप आ रही हो तो वहाँ से मेरा एक दोस्त आएगा और उसे मैं ओल्ड फरीदाबाद पर उतार दूंगा, उसके साथ आप आ जाना। गाँव का ही लड़का था और उसके बारे में वो बता देता है। तो रात के समय उसका जो दोस्त जिसका नाम संदीप होता है वह आता है और वह उसे भावना को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। भावना उसके साथ अपने मायके पहुंच गई थी और मायके जाने के बाद वह अभी तक भी जो राजू है उसे भुला नहीं पाई है, क्योंकि राजू ने उसका जीवन ही बचाया था एक तरह से कह लो, क्योंकि उसके साथ न जाने क्या क्या हो सकता था। उसके बाद कुछ दिनों में उसका पति उसे मना कर ले आता है और उसके बाद वह उसे अपने साथ रखने लगता है। धीरे धीरे समय का पहिया ऐसा घूमता है कि उसके बाद भावना की मुलाकात राजू से एक बार भी नहीं होती है, क्योंकि वह दिल्ली में रहा करती थी या फिर उसका मायका जो था वो मथुरा में था और बीच में ये फरीदाबाद पड़ता था। काफ़ी डिस्टेंस था दोनों जगहों में, तीनों जगहों में, तो इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन उसके मन के अंदर राजू की छवि बार बार घूमा करती थी कि किस तरह से उसने कहा था दीदी आप यहाँ पर, भैया भी अभी अभी गए हैं। अब इस बात को सोच सोचकर धीरे धीरे कहते हैं ना कि वक्त जो होता है वो हर बात को छुपा दिया करता है, तो ऐसे ये बात भी छुपती चली जाती है और बात इस तरह से हो जाती है कि जो भावना है वो अपने परिवार में व्यस्त हो जाती है। उसको भी 2 बच्चे हो जाते हैं, पहली लड़की होती है और उसके बाद एक लड़का होता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 30 साल बीत गए थे और 30 साल बाद अचानक से
यहाँ पर जो बड़ी बेटी होती है उसकी शादी तय हो जाती है। और शादी तय होने के बाद जब भावना अपने भाइयों के पास जाती है कि मेरी बेटी की शादी है, तो मैं आना होगा मामा का फर्ज निभाने के लिए, तो जो भाई होते हैं वो अब तक अपनी अपनी पत्नियों की चालों में चला करते थे और वे मना कर देते हैं कि भाई हमसे तुम्हारा बात वगैरह नहीं भरा जाएगा, क्योंकि माता पिता तो अब थे ही नहीं। तो जो बहन होती है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर जो भी भेली वगैरह वो पहुंचाया करते हैं भात वगैरह के लिए, उसे वापस लेकर लौट जाती है, अपने घर आती है। और घर आने के बाद जब पति देखता है कि भाई भेली वापस आ गई है, तो उसके बाद वो पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या तुम्हारे भाई बात नहीं दे रहे। तो उसके बाद वो कहती है कि वो नहीं दे रहे, उन्होंने साफ बोल दिया कि हमसे ये सब कुछ नहीं होगा और तुम चली जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर भावना फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसका पति होता है वह कहता है कि क्यों ना राजू के पास चलें, मामा को फर्ज तो निभाना ही होगा और वो मामा का फर्ज निभा देगा। अब इस बात को सुनते ही भावना को भी वो दिन याद आता है जब राजू ने उसे बचाया था। और उसके बाद वो कहती है कि हाँ ये सही रहेगा, लेकिन वो गरीब है, तो उसके बाद रुपये पैसे तो उसके पास नहीं होंगे, हम अपनी तरफ से कुछ रुपये ले जाते हैं, बस छोटा मोटा जो कपड़ा वगैरह है वो ले आएगा और यहाँ पर सारे रीति रिवाजों को निभा देगा, अपने पास से दे देंगे। तो उसके बाद दोनों पति पत्नी की सहमति होती है, क्योंकि अब तक पति अच्छा खासा कमाने लगा था और उसके पास रुपए पैसों की दिक्कत नहीं थी। तो वो दोनों पति पत्नी 1 लाख रुपए अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद यहाँ से सीधा फरीदाबाद के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर राजू की चाय की दुकान होती है। और वहां पर जाकर राजू आज भी उसी चाय की दुकान पर उन्हें बैठा हुआ मिल जाता है, लोगों को चाय बना बनाकर पिला रहा था। लेकिन फर्क इतना था, उस समय तो उसके पास जो जवान लड़के थे वो ज्यादा बैठा करते थे, लेकिन आज बुजुर्ग उसके पास बैठा करते हैं, क्योंकि वो भी लगभग बुजुर्ग ही हो चला था। उसके बाद जैसे राजू वहां पर बैठा हुआ था, तो ये जाकर कहने लगते हैं कि जो भावना है वो कहने लगती है कि भैया सुनाओ कैसे हो। अब इस बात को सुनकर राजू हैरान होता है और कहने लगता है कि आप लोग कौन हो। तो उसके बाद जो भावना है वो कहती है कि मुझे भूल गए भैया, मेरा नाम भावना है, जिसको आपने आज से 30 साल पहले ऐसे ऐसे बचाया था। अब इस बात को सुनते ही राजू की पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती हैं और वो कहने लगता है कि दीदी अच्छा आप, और ये आपके पति होंगे। तो वो कहती है कि हाँ ये मेरे पति हैं। उसके बाद वो उन्हें बिठाता है, बिठाने के बाद उनके लिए चाय बनाता है और चाय बनाने के बाद जब उन्हें चाय पिलाता है तो पूछता है कि क्या हुआ, घर पर सब ठीक ठाक तो है ना, जो आप ऐसे अचानक आ पड़े। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि भैया सब कुछ ठीक ही तो नहीं है, आपको आपकी भांजी की शादी में भात भरना होगा और आप चिंता मत करो, उसके लिए हम पैसे लेकर आए हैं, ये लो 1 लाख रुपए, इनको ले लो और इनसे वो रीति रिवाज कर देना जो एक मामा किया करता है, क्योंकि मेरे भाई भात भरने के लिए तैयार नहीं है, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उन्होंने साफ बोल दिया है कि हम बिल्कुल भी ये काम नहीं करेंगे। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो राजू होता है वह कहता है कि बहन इन पैसों को तो अपने पास रखो और मैं खुद से भर दूंगा, बस आप मुझे जगह और टाइम बता दो कब आना है और कैसे आना है। तो उसके बाद जो बहन होती है वो कहने लगती है कि भैया कोई बात नहीं, हमें पता है आपकी हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से हम पैसे दे रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि अरे ये जो कुछ भी मैं किया करता हूँ ना, ये तो मेरी पुरानी आदत है, अब तो मेरे बच्चे अच्छी अच्छी कंपनियों में काम किया करते हैं, अच्छा खासा रुपया पैसा है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया था और वो आज अच्छी तरह से काम किया करते हैं, तो उनके पैसों से मेरा घर का खर्च आराम से चल जाता है। ये तो केवल मैं शौक के लिए किया करता हूं, क्योंकि इतने सालों से मुझे आदत पड़ी है। आप चिंता मत करो, मैं खुद भी आऊंगा, अपने बच्चों को भी लेकर आऊंगा और अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा, जो आपके शादी में 4 चांद जरूर से लगा देंगे और आप कैसी भी परेशानी मत लो। ऐसा कहकर वह पैसों को लौटाता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन जरूर आऊंगा, आप चिंता मत करो। और उसके बाद बहन भी वहां से चली जाती है अपने पति के साथ और वो लोग राह देखने लगते हैं। जब शादी वाला दिन होता है, उसके आने का समय था, तो उसी समय यहाँ पर जो लड़का होता है राजू, वह अपने पूरे दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ पर आ पहुँचता है। और वहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो एंट्री करता है, तो यहाँ पर अब तक दोनों पति पत्नी भावना और उसका पति इन्हीं की राह देख रहे थे कि कब ये लोग आएंगे और उसके बाद तसल्ली हो इनको, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो उनकी बदनामी भी हो सकती है कि भाई देखो भात बनने के लिए मामा तो कोई आया ही नहीं है। वहाँ पर वे जैसे ही आते हैं तो उसके बाद जो भावना का पति होता है वह भाग कर जाता है। भावना भी जाती कहती है भैया आप आ गए, कोई बात नहीं, अच्छा किया जो आप आ गए, हम लोग काफ़ी देर से राह देख रहे थे। वो कहता है कि बहन बुलाए और भाई ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और जब आपने मुझे भाई मान ही लिया है तो मैं भी भाई का पूरा फर्ज निभाऊंगा। अब यहाँ पर कुछ रिश्तेदार होते हैं, जिन रिश्तेदारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि कुछ ने उन्हें सिखा दिया था कि भाई तुम अपना ऐसा क्यों करते हो, तुम तो आराम से लो, और क्योंकि माता पिता नहीं है तो भात बनने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके असली भाइयों को। तो वो लोग भी यहाँ पर थे और वो लोग जब देखते कि भाई कोई भात बनने के लिए आ गया है मामा का फर्ज निभाने के लिए, तो उसके बाद उन्हें हैरानी होती है
और वह बातें बनाने लगते कि ये कौन है, कहाँ से आया है, ये तो इनका रिश्तेदार नहीं है। और उन्हीं में से कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जिन्हें सच में ये नहीं पता था कि ये कौन है, और वह भी आकर भावना से पूछने लगते हैं कि कौन है। तो वो कहती है कि ये मेरे भैया हैं और यही भात वगैरह भरेंगे। इस बात को सुनकर वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे भाई क्यों नहीं आया, क्या बात है। तो वो बता देती है कि वो भात देना ही नहीं चाहते थे, इसी वजह से आए। उसके बाद वो पूछते हैं कि एक तुम्हारे भैया कैसे हुए, आज से पहले तो कभी इसे देखा नहीं है। तो उसके बाद जो भावना होती है वो सोचती है कि जो सवाल इसके दिमाग में होंगे वो और लोगों के दिमाग में भी होंगे, तो क्यों ना सभी लोगों को अच्छी तरह से एक बार में बता दूं कि कौन है, ताकि इनकी अच्छाई के बारे में और लोगों को भी पता चले। इसी वजह से यहाँ पर जो भावना होती है वह अपने पति के साथ सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचती है। और वहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ था उसमें एक माइक का प्रोग्राम भी था एंकरिंग के लिए। तो माइक एंकर वाले माइक पर जाकर वह सभी को अटेंशन करके उन्हें बता देती है कि ये जो आए हैं भाती बनकर, ये मेरे भैया हैं। भले ही हम दोनों ने एक माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन ये मेरे भाइयों से मेरे लिए बढ़कर हैं, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर इस तरह से मेरी मदद की थी। यहां पर ये बातें जब सभी के सामने होती हैं तो वहां पर राजू के बच्चे भी थे, और जैसे ही बच्चे ये बात सुनते कि हमारे पिता ने इतना अच्छा काम किया था और उस वजह से यहां पर आए हैं, क्योंकि पिता ने ये नहीं बताया था, केवल ये कहा था कि भात बनना है, मेरी एक मुंह बोली बहन है। तो उसके बाद वो भात बनने के लिए आ गए थे, और अभी तक इस बात को लेकर थोड़ा सा अनबन थी पिता और बेटे में। लेकिन जब ये बात सुनते हैं तो उसके बाद वो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी सच में ही। तो पिता कहता है कि हाँ बेटा सच में ही। कुछ लोग इस कहानी को सुनकर अपनी आंखों में आंसू ले आए थे कि देखो गरीब होने के साथ साथ भी इतनी अच्छी इंसानियत है, वरना कौन किसी के पचड़े में पड़ता है, सोचता है कि मर रहने दो, क्या होता है। ऐसा सोचकर हर कोई पीछे भी तो हट सकता था, लेकिन उसने इस दिन इसे बचाया और आज यहाँ पर देखो काबिले तारीफ काम करने के लिए भी आ गया। वो सारी बात बताती है कि हम लोग लाख रुपए लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपनी तरफ से भात भर रहे हैं। यहाँ पर जिन रिश्तेदारों ने उनके भाइयों को अलग किया था उनको भी ये बात पता चल जाती है, और जब ये बात वो कह देते हैं उनसे फ़ोन करके कि भाई ऐसा ऐसा है, उसने तो एक और भाई बना लिया, तुम्हारी राह भी नहीं देखी, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति था, उसके चक्कर में ये हो गया है। अब जो फ़ोन किया गया था वो उसी भाई को किया गया था जिस भाई को राजू के फ़ोन से भावना ने उस टाइम पर फ़ोन किया था। जब वो ये बात सुनता है तो उसके बाद उसे एहसास होता है कि वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, और तभी के तभी वह अपनी बहन को फ़ोन करके माफ़ी मांगता है और कहता है कि बहन मैं भी आ रहा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जब तक हम नहीं आए तब तक कोई प्रोग्राम को आगे मत बढ़ाना। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है आ जाओ तुम, लेकिन प्रोग्राम तो आगे बढ़ेगा क्योंकि मेरा भाई आ चुका है, तुम्हें आना तो बेशक से आ जाओ। भाई भी आ जाते हैं और आने के बाद माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों की, और कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, हम लोग भी शामिल होंगे पूरे प्रोग्राम में। प्रोग्राम अच्छी तरह से निबट जाता है और उसके बाद राजू को और भी लोग जानने लगते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं तक उस जगह तक भी पहुँच जाती है जहाँ पर राजू रहा करता था, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं थी, ये बहुत ही गहरी बात थी, भले ही पुराने ज़माने की थी। तो वहां पर भी लोग उनकी इज्जत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।